स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है डिलिमिटेशन बिल के बारे में। डीएम के नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा कहा गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिलिमिटेशन बिल के अंदर कुछ चेंजेस करते हुए बिल को फिर से मानसून सेशन के दौरान में लाया जाता है तो उसको ये सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर में किसी तरीके से डिस्कशन है वो नहीं हुआ है। डीएमके से सपोर्ट है वो भी यहाँ पे नहीं मांगा गया। डीएमके ने अपना कुछ कंडीशंस को बताया है कि इन कंडीशंस को अगर चेंज कर लिया जाएगा तो इस बिल को सपोर्ट है वो कर सकते हैं। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बिल के सपोर्ट के बारे में है तो क्या हमारा जो सेंटर के अंदर में जो रूलिंग पार्टी है उनके पास में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो नहीं है क्या, जो उनको इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट नंबर्स तो हैं, आप देखिए कि क्लियर मेजोरिटी तो उनको इलेक्शन मैंडेट के अंदर में नहीं मिला था। तो एक रूलिंग अलायंस है जो कि प्रेजेंट समय में सेंटर के अंदर में एग्जिस्ट है वो किया करता है। बट ये जो जो डिलिमिटेशन बिल को जो लाया जाएगा, जो कि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जिसमें 2/3 का जो नंबर्स हैं उनके सपोर्ट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। तो 2/3 नंबर्स का जो सपोर्ट है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। तो उसके लिए आप देखिए कि जो जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अलावा भी जो पार्टीज़ हैं उनका भी सपोर्ट है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। लास्ट टाइम जब अप्रैल के समय ये बिल लाया गया था तो उस समय गवर्नमेंट के पास में 2/3 के जो नंबर्स हैं उनके एग्जैक्ट के आसपास जो एमपीज हैं उनका सपोर्ट नहीं था। इस वजह से बिल है वो वहाँ पे डिफीट हुआ था फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में। अप्रैल के बाद में हमारा जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर में भी चेंज हुआ है। काफ़ी सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने डिफेक्ट करते हुए उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे अदर पार्टी के लिए चेंज किया है। तो इस समय गवर्नमेंट के पास में जो नंबर्स हैं वो नियर बाई द 2/3 हैं कि 2/3 के आसपास हैं। और कोई एक या दो पॉलिटिकल पार्टी अगर वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी तो बिल है वो पास हो सकता है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब यहाँ पे आपको कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या कंडीशंस वो रखी गई हैं डीएमके के द्वारा। एक कंडीशन उनके द्वारा ये रखा गया कि लास्ट टाइम जो 1971 का जो सेंसस है उसको यूज करते हुए जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था तो उसी सेंसस का जो डाटा है उसको बेस मानते हुए नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो एक्सटेंशन है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो एक्सटेंशन यहाँ पे हो तो 1971 का जो सेंसस है उसका यहाँ पे यूज हो। ये डिमांड क्यों रखा गया। डीएम के नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सदर्न इंडियन स्टेट्स है, वहाँ पे इनका लार्जर वे के अंदर में प्रेजेंस है। और सदर्न इंडियन स्टेट्स को आप देखिए कि कंसर्न है कि 1970s के समय में जब हमारे कंट्री के अंदर जो फैमिली प्लानिंग के जो इनिशिएटिव हैं, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो इनिशिएटिव हैं वो एग्जिस्टेंस में आए और सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने लार्जर वे के अंदर में उन इनिशिएटिव्स को आप देखिए कि इम्प्लीमेंट किया। तो वहाँ का जो पॉपुलेशन का जिस तरीके से जो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है उस तरीके से ग्रोथ आपको सदर्न इंडियन स्टेट्स का नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिसाइड होता है वो पॉपुलेशन को एक बेसिस मानते हुए जो डिसाइड है वो किया जाता है। एक पॉपुलेशन को एक बेसिक क्राइटेरिया कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद में उसी रेशियो को यूज करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वो डिसाइड हैं वो हुआ करते हैं। तो सदर्न इंडियन स्टेट्स का कंसर्न यही है कि उनका जो पॉपुलेशन का जो जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। ये 71 का जो सेंसस को अगर यूज किया जाएगा तो बेसिक वन काइंड ऑफ उनको आप देखिए कि उनका जो नंबर ऑफ सीट्स है उसको डिक्लाइन नहीं करेगा। जब लास्ट टाइम जब बिल लाया गया था तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया था कि सभी स्टेट्स का जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 50% के आसपास इंक्रीज करेंगे, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। उस प्रोविज़न को आप देखिए कि बिल के अंदर में इंक्लूड है वो किया जाए। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो डीएम के द्वारा रखे गए हैं यहाँ पे डिलिमिटेशन बिल के अंदर में चेंज करने के लिए। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको ये डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि एक बार तो यूपीएससी ने भी रिसेंट ईयर्स के अंदर ही प्रीलिम्स पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज है हमारे कंट्री के अंदर में कितनी बार कंडक्ट हो चुका है। तो अभी तक 4 टाइम्स ये कंडक्ट हुआ है। जैसे कि आप देखिए कि 1951 के समय कंडक्ट हुआ, 1962 के समय कंडक्ट हुआ और फिर 1971 के समय कंडक्ट हुआ, 61 के समय, 62 के समय।
तो इस तरीके से 3 टाइम्स तो ये कंटिन्यूस वे के अंदर हुआ था एवरी 10 ईयर बेसिस के ऊपर में, और लास्ट टाइम 2002 के समय इसको कैरी आउट है वो किया गया था। और उसी समय जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको एक्सटेंशन दिया गया जो फ्रीज किए गए थे 1971 के सेंसस के ऊपर में। और उसके बाद में आप देखिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर में जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हैं वो नहीं हुई हैं, उसी बेसिक क्राइटेरिया को यूज करते हुए नंबर ऑफ सीट्स उनको एग्जैक्ट रखा गया। क्या आप देखिए कि ज़रूरत है क्या, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ज़रूरत है क्या हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको इंक्रीज करने का। वैसे तो आप देखिए कि हमारा जो कोई भी पर्सन एमपी जो बना करता है उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो काफ़ी लार्जर हुआ करती है। अगर हम किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में रीड करें तो आप देखिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको अराउंड द 200 किलोमीटर, मिनिमम 200 किलोमीटर का एक डिस्टेंस रहेगा, कोई रूरल एरिया का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वैसे एरिया वाइज तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड नहीं होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे वो हुआ करती है। जैसे आप देखिए कि हमारा जो एरिया वाइज जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सा है, दिल्ली के अंदर में चांदनी चौक है। जो 7 to 8 किलोमीटर का एरिया है उसी के अंडर में वो पॉपुलेशन का जो डाटा है वो कवर होता है, और उसी के बेसिस के ऊपर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बना करता है। राजस्थान के अंदर में आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आपको 200 से 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मिलेगा। तो इस तरीके से इतना लार्जर हुआ करती हैं। जैसे कि आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा है। वैसे अगर हम लार्जर एरिया के रिगार्डिंग में रीड करें, जैसे चांदनी चौक है जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया का है, तो लार्जर एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लद्दाख का है। लद्दाख का कॉन्स्टिट्यूएंसी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि एरिया जो है इतना बड़ा एरिया है, उसके अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करता है। अगर वो एग्जैक्ट एरिया को फोकस भी करे वर्क के रिगार्डिंग में, तो अब देखिए कि पॉसिबल नहीं है कि इतना लार्जर एरिया उनके द्वारा कवर है वो किया जाए। तो ये एक यहाँ पे एक नेगेटिव है कि इस वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। बट हमारी कंट्री का जिस तरीके से ग्रोथ है, जिस तरीके से आप देखिए कि हम एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट हुआ करता है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की वजह से, उनको जो फ्री बीज है उनको प्रोवाइड करना। और इस समय जो हमारे नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इंक्रीज होंगे तो उनका जो खर्चा यहाँ पे इंक्रीज होगा, जो हमारा जो अकाउंट है उसके ऊपर एक प्रेशर है जो आप देखिए कि उसको क्रिएट कर सकता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है यहाँ पे। इस तरीके से आपको जो पॉइंट्स सब आप अपने आंसर के अंदर में यूज करोगे। डीलिमिटेशन कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक तो आप देखिए कि आपको डीलिमिटेशन कमीशन का कुछ बेसिक्स भी पता होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक होमवर्क है वो देते हैं कि जो डीलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 82 है उसके अंदर में इसके बारे में मेंशन किया गया है, या ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से क्रिएट होता है, क्या इसके द्वारा कोई जजमेंट जो दिया जाता है कोई भी सीट के रिगार्डिंग में जो इनका जो डायरेक्शन होता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर में बाइंडिंग हुआ करता है क्या, क्या उसका जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड आपको ये बताना है क्या इसका जो 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 डायरेक्शन है वो बाइंडिंग होती हैं या नॉन बाइंडिंग हुआ करती हैं, और अगर बाइंडिंग है तो क्या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको रीड करने चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि यूपीएससी जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा, और इसी तरीके से आपका जो नॉलेज है उसका यहाँ पे टेस्टिंग होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक काफ़ी लार्जर वे के अंदर में मीडिया के अंदर में एक केस था। एक जर्नलिस्ट पर्सन है, उनका जो 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 जूनियर कलीग हैं, जूनियर जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि उनका जो सेक्सुअल असोल्ट है वो किया गया उनके द्वारा एक पार्टी के दौरान में, क्योंकि उनका जो वर्क रिलेटेड जो पार्टी था उसी दौरान में इस तरीके से जो एलिगेशंस हैं वो उनके द्वारा लगाए गए। अब एलिगेशन लगाई गई, ट्रायल कोर्ट के द्वारा जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगे तो उनको एक्विटल है वो कर दिया गया कि उनको बरी किया जाता है सभी जो चार्जेज हैं। उसके बाद में उन जर्नलिस्ट ने, जो जूनियर जर्नलिस्ट, जो वुमेन जर्नलिस्ट ने जिनके एलिगेशन थे, तो उन्होंने आप देखिए उसको अपील किया तो हाई कोर्ट ने अब कन्विक्ट किया है उन जो मेल जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पे 2013 के उस केस के अंदर में। तो इनको आप देखिए कि यहाँ पे कन्विक्ट है वो कर दिया गया है। अब इनको
इनके द्वारा इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे। अभी हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इम्पोर्टेंट है, जब हाई कोर्ट ने यहाँ पे कन्विक्ट किया तो 2-3 पॉइंट हैं जो ट्रायल कोर्ट के उन्होंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। एक तो आप देखिए कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, कि जो पर्सन जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे वो आप देखिए कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं उनका पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर में, या उनका जो अदर जो सेक्टर्स है वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, तो उनका इस तरीके से जो अब्यूज़ है वो हो सकता है। तो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का एक पॉइंट है, उसको कंसिडर किया गया। सेकेंड आप देखिए कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे एविडेंस जो रिक्वायर्ड हुआ करते हैं उनका फेलियर को यहाँ पे कंसिडर किया हाई कोर्ट ने। और एक आइडियल जो विक्टिम जो हुआ करता है, आइडियल विक्टिम का यहाँ पे एक परफेक्ट विक्टिम या आइडियल विक्टिम का एक टर्म होता है कि कोई भी पर्सन है उनका जो कैरेक्टर असैसिनेशन करना। और कैरेक्टर असैसिनेशन आप देखिए कि किसी भी तरीके का कोई पर्सन है उनका जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर, सोशल सर्किल है, वो किसी भी तरीके का हो, वो आपको ये कोई राइट है वो नहीं देता है कि आप उसको इस तरीके से असोल्ट है वो कर सको। तो उस पॉइंट को भी कंसिडर है वो किया गया है यहाँ पे हाई कोर्ट ने, और उसी के बेसिस के ऊपर उनका कन्विक्शन हुआ है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक आपको एक एक एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे जो वर्क प्लेस हैं, कोई भी वुमेन जो है वो वर्क प्लेस के लिए जब जाए तो वर्क प्लेस जो है वो सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। अब सेफ एंड सिक्योर वर्क प्लेस किस तरीके से होंगे, एक तो आप देखिए कि वहाँ पे कोई जो सेफ एंड सिक्योर वुमेन रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से कोई उनके ऊपर में कोई जो सेक्सुअल असोल्ट है, कोई उनका हरेसमेंट है, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। कम्प्लीटली सर्विलेंस होना चाहिए वर्किंग प्लेस का। तो उसी के रिगार्डिंग में जो विसाका का गाइडलाइंस हैं उसके बेसिस के ऊपर में 2013 के समय में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट को लेके आए थे, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस के ऊपर में इस तरीके का कोई भी हरेसमेंट है उसका प्रिवेंशन। और आप देखिए कि यही जो एक्ट है वो मेंशन करता है कि आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगा 10 या मोर देन 10 ईयर एम्प्लॉई उस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। लोकल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगा जो लोकल मजिस्ट्रेट है उनका लीडरशिप के अंदर में, अगर लेस देन 10 मेंबर हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर में काम किया करते हैं। और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे सी बॉक्स का एक इनिशिएटिव है कि कोई भी वुमेन जो पर्सन है वो वहाँ पे अपना कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं उसी बॉक्स के थ्रू में, कि उनको इस तरीके का कोई वर्क प्लेस के ऊपर में प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि जो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड के बारे में। आप देखिए कि जो 6 अगस्त का जो डे हुआ करता है, जो 6 अगस्त का जो डे हुआ करता है उसको हिरोशिमा डे के रूप से ऑब्जर्व है वो किया जाता है। अब हिरोशिमा डे क्या है, हिरोशिमा डे वो है कि जो जापान का जो एक दो सिटी थे हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा को जो टारगेट किया गया था 1945 में यूएस के द्वारा, वो 6 अगस्त को किया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब का उनके ऊपर में अटैक हुआ था। अब ये जो बॉम्ब है उसका नाम क्या था, जो लिटिल बॉय इस बॉम्ब का नाम था, लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को जो नागासाकी के ऊपर में गिराया गया उसका जो नेम है वो क्या था, उसका नेम था फैटमैन। तो इस तरीके से बॉम्ब हैं उनका नेम था। बॉम्ब उनके द्वारा गिराया गया जिसके अंदर में आप देखिए कि 1.5 लाख की 1.5 लाख से लेकर 2.45 लाख के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ था। और फर्स्ट टाइम आप देखिए कि बॉम्ब का इस तरीके से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए यूज है वो किया गया था यूएस के द्वारा। और उस बॉम्ब के कुछ दिनों के बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो एंड होती है वहाँ पे। तो ये उसी के रिगार्डिंग में न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड है वो एग्जिस्टेंस में रहे उसको ऑब्जर्व किया गया है, जो चिल्ड्रंस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया जिन्होंने नो वॉर को यहाँ पे कहा है, न्यूक्लियर वेपन के यूज को डिनाई है वो किया है। प्रेजेंट समय में कितने कंट्री हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन का प्रेजेंस है, तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो कंट्रीज़ हैं वो 9 हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान भी है, इंडिया भी इसका पार्ट है। और हमने हमारा जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है जो लाफिंग बुद्धा के नाम से 1973 के समय किया था एक तो, और एक हमने जो सेकंड जो पोखरण टेस्ट है वो 98
98 के समय किया था। तो 98 के अंदर जो मिशन शक्ति के थ्रू हमने किया और उसी के साथ हम न्यूक्लियर स्टेट हैं वो बनते हैं। इनिशियली हमारे अगेंस्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने, आप देखिए कि जो सैंक्शन है वो लगाया था। फ्रांस के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो लिटिल बिट टू इम्प्रूव होते हैं उस समय के दौरान में। और वो शो करता है कि एक तो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, एक रेस्पॉन्सिबल पावर के रूप से हमको दिखाता है कि हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर में मेंशन है नो फर्स्ट यूज़, कि अब कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन को फर्स्ट यूज़ है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यहाँ पे SIR के बारे में। SIR का इम्पोर्टेंस को तो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है इलेक्शन कमीशन के जो डोमेन के अंदर में ये हुआ करती है। कि समय समय पे इलेक्शन कमीशन के पास में पावर है कि वो इस तरीके का एक्सरसाइज को कैरी आउट करे जिससे कि जो वोटर्स हैं उनको वेरीफाई है वो किया जा सके। अब यहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। पेटिशन में ये कहा गया कि जो यहाँ पे टारगेट करते हुए कुछ वोटर्स का डिलीटेशन हुआ है, तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में आप देखिए कि जो भी वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपोजिशन का पार्टी से हैं तो उनके इस तरीके से कंसर्न होते हैं कि उनके वोटर्स का जो नेम है वो डिलीट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कोर्ट में इसको अप्रोच किया। एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो SIR है वो हमने रीड किया है। आर्टिकल 324 जो पावर देता है इलेक्शन कमीशन को, उसी के थ्रू आप देखिए कि ये कंडक्ट वो किया करते हैं। बट क्या SIR का जो डाटा है या किसी पर्सन का नेम SIR के अंदर में है, तो किसी पर्सन का नेम नहीं है SIR लिस्ट में, तो क्या उनको जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स मिलते हैं उससे आप देखिए कि उससे उनका एक्सक्लूजन हो सकता है क्या? तो ये आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी केस के अंदर में ऑब्जर्व किया है कि SIR का जो डाटा है वो इलेक्शन पर्पज़ के लिए है, उसका किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से कोई रिलेशन नहीं है। एक्सक्लूजन है वो नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इलेक्शन पर्पज़ के रिगार्डिंग ये SIR कंडक्ट होता है। सिटीजनशिप है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो सिटीजनशिप का प्रोविज़न हुआ कि वो पर्सन इंडियन सिटीजन है ही नहीं है। SIR सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में नहीं है। बट एवरी इंडियन सिटीजन जिनको राइट है वोट देने का, तो एक बेसिक है, सिटीजनशिप एक बेसिक है SIR में इंक्लूड होने का। बट किसी पर्सन का अगर नेम नहीं है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं है। वो यहाँ पे उसके पास में चांसेज होते हैं अपना जो ऑथेंटिकेशन है उसको वो इस्टेब्लिश करे, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं इस ड्राइव के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे जो स्ट्रीट के एरिया के अंदर में जो वेंडर्स होते हैं उनका एक न्यूज़ है वो मेंशन है। अब इस न्यूज़ को हमने क्यों इंक्लूड किया है? न्यूज़ को इस वजह से इंक्लूड किया है, रिसेंटली आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था जिसमें जो हमारे अर्बन एरिया हैं उसमें फुटपाथ हैं वो होने चाहिए, और फुटपाथ का जो इम्पोर्टेंस है उसको उन्होंने बताया था आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इंश्योर करता है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में है। तो अभी आप देखिए कि फुटपाथ हैं उनके बारे में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो आया है, तो ये तो हमारा एक बेसिक हुआ। सेकंड यहाँ पे जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? जो स्ट्रीट के अंदर में जो वेंडर्स हुआ करते हैं उनको कुछ स्मार्ट आईडी हैं वो दिया गया। अब उन्होंने कहा है कि उनके पास में स्मार्ट आईडी भी हैं, फिर भी आप देखिए कि जब पुलिस फोर्स आते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आते हैं, तो उनको एविक्शन है वो फेस करना होता है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि उसके बाद में एक आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था कि फुटपाथ को तो आपने रिकॉग्नाइज किया, पर क्या हमारा कंट्री इस तरीके से प्रिपेयर है क्या? हमारे कंट्री के अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो रहा करते हैं। तो एवरी जो अर्बन एरिया है वहाँ पे टाउन वेंडर्स कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। इस न्यूज़ में भी मेंशन है टाउन वेंडर कमेटी के बारे में। अभी जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो डिसाइड करे कि कौन से ऐसे एरिया हैं जिसमें ये जो वेंडर्स हैं अपने बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फुटपाथ का जो राइट है उसको भी रिकॉग्नाइज करना है, वेंडर्स का जो लाइवलीहुड है उसको भी इंश्योर करना है, और दोनों के बिटवीन में एक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए जो टाउन वेंडर कमेटी है उसका यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल है जिसको यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। 7 अगस्त का जो डे हुआ करता है, 7 अगस्त के डे को हम हैंडलूम डे के रूप से ऑब्जर्व करते हैं। और आप देखिए कि 1905 के समय जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो उस समय भी ये जो 7 अगस्त का जो डे है उसका एक इम्पोर्टेंस रहा था। कैसे हमने जो स्वदेशी है उसको अडोप्ट किया था,
उस समय जो फॉरेन जो क्लॉथ है उनको बर्न कर दिया गया था, विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ, इस तरीके के जो टर्म यूज किए गए थे उस बंगाल पार्टीशन के दौरान में। और लोग यूनाइट हैं वो हुए थे, वंदे मातरम को लार्जर वे के अंदर में गाया गया था उस समय लोगों के द्वारा। तो ये बेसिक हम इसका जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को देखें, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था, आज एक एडिटोरियल भी है हैंडलूम डे के बारे में। तो कुछ बेसिक्स हम देखेंगे, क्या हमारा ये फर्स्ट टाइम हैंडलूम डे ऑब्जर्व हुआ है? फर्स्ट टाइम नहीं है, कंट्री के अंदर में 12th टाइम ये ऑब्जर्व हुआ है। 2015 के समय फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट है वो किया गया था। अब ये हैंडलूम डे के बारे में हुआ, क्या शो करता है हैंडलूम डे? जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं ये शो क्या करता है? शो ये करता है एक तो हमारा सेल्फ रिलायंस को, कि हम हमारा खुद का ही जो टेक्सटाइल है, जो प्रोडक्शन है, उसको हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे, तो सेल्फ रिलायंस को बताता है। हमारी कंट्री का इंक्लूसिविटी है उसको भी ये इंश्योर करता है। इंक्लूसिविटी को किस तरीके से इंश्योर करता है स्टूडेंट्स? क्योंकि आप देखिए कि जो हैंडलूम का जो सेक्टर है, टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, उसमें हमारा जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो उस तरीके के सेक्शंस हैं जिनका लार्जर वे के अंदर में, मेन स्ट्रीम के अंदर में उनका प्रेजेंस नहीं है, तो उनका भी हम जो इंक्लूसिविटी है उसको इंश्योर करते हैं हैंडलूम डे के ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सेकेंड, आप देखिए कि हमारा जो कल्चरल कनेक्ट है, कल्चरल कॉन्फिडेंस है, उसको भी ये इंश्योर करता है हैंडलूम डे का ऑब्जर्वेशन। तो ये तो इम्पोर्टेंस हुआ, सेल्फ रिलायंस को इंक्रीज करता है, इंक्लूसिविटी है उसको एग्जिस्टेंस में लेके आता है सोसाइटी में, और कल्चरल कनेक्टिविटी या कल्चरल कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है। बट हमारे यहाँ पे हैंडलूम का हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो ये हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क है, इसके अंदर में क्या हमारा हिस्ट्री किस तरीके से रहा है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही आप देखिए कि इस तरीके से जो हैंडलूम वर्क है, हैंडीक्राफ्ट वर्क है, उसका एग्जिस्टेंस मिलता है, जो कि आपको 18 सेंचुरी का जो समय है, जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप देखिए कि यूरोप के अंदर में भी डोमिनेट करते थे। एक ग्लोबल ट्रेड के अंदर में भी हमारा जो हैंडलूम का जो सेक्टर है उसका प्रेजेंस था। तो ये 18 सेंचुरी का वो समय है। बाद में ब्रिटिश ने वो पॉलिसी को चेंज किया, उनके द्वारा मशीन प्रोडक्ट हैं वो लाए गए, और रेलवे को इंक्रीज किया गया, हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको ले जाया गया यहाँ से, और ले जाने के बाद में आप देखिए कि हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का जो इंडस्ट्री है उसको डैमेज है वो हुआ था। तो ये हमारा एक हिस्ट्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन से 18 सेंचुरी तक का, जब हमने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हैं वो एग्जिस्टेंस में लाए हैं। रीजनल वे के अंदर में भी कुछ हमारे सेंटर्स इस तरीके से हैं, जैसे बनारस का जो साड़ी है, बनारसी साड़ी है, वो आपने रीड किया होगा, बनारसी साड़ी है। बंगाल का भी आप देखिए कि जो हैंडलूम का जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, जो हम जो ब्रिटिश के दौरान में भी रीड करते हैं कि बंगाल का जो मुस्लिन है उसको यूज़ किया जाता था। फिर कांचीपुरम एक ऐसा एरिया है, कांचीपुरम के वहाँ पे भी जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। पोचामपल्ली का वो एरिया है, पोचामपल्ली का जो इक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये कुछ रीजनल सेंटर्स को शो करता है कि सिर्फ एक ही एरिया के अंदर में हैंडलूम है वो प्रमोट नहीं हुआ है। ये जो हमारा हेरिटेज है वो शेयर्ड हेरिटेज है, अलग अलग पार्ट हैं अलग अलग एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री का प्रेजेंट समय के अंदर में इम्पोर्टेंस के बारे में, तो इंडस्ट्री आप देखिए कि लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री है हमारे कंट्री के अंदर में, लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री के रूप से एग्जिस्ट है वो करता है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 35 लाख जो वेवर्स हैं उनका यहाँ पे प्रेजेंस है इस सेक्टर में, जिसमें 72% के आसपास जो वुमेन वेवर्स हैं उनका इसमें एग्जिस्टेंस हुआ करता है। क्या गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कोई इनिशिएटिव यहाँ पे चलाए हैं क्या? एक तो आप देखिए कि रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम है उसको चलाया गया, कि रॉ मटेरियल का जो टाइमली सप्लाई है वो हो सके, कोई डिस्टरबेंस वहाँ पे ना क्रिएट हो। हमारा जो नेशनल हैंडलूम है उसको जीआई टैग प्रोवाइड करने का कहा गया। जो आप देखिए कि हैंडमेड मार्क है, भारत मार्क है, इस तरीके के अलग अलग मार्क हैं वो लाए गए, जो हमारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आज के एडिटोरियल में लिखी हुई कुछ बेसिक बातें थी जो नेशनल हैंडलूम डे के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट का जो स्कैम है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन ये दिया गया
कि डिजिटल अरेस्ट का जो केसेज आते हैं इसके रिगार्डिंग में एसओपी है उसको प्रिपेयर किया जाए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के बाद में ये डिसीजन है वो लिया गया। क्यों ज़रूरत है इस स्कैम को रोकने का, ज़रूरत क्यों है? एक तो आप देखिए कि हमारा जो डिजिटल प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है, डिजिटल प्रेजेंस इंक्रीज हुआ, डिजिटल पेमेंट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो ये सिचुएशन हमारा, एक तरफ तो हम डिजिटल एरिया को प्रमोट करते हैं, इंक्रीज भी हुआ है पेमेंट और ट्रांजैक्शन इसके थ्रू में। सेकंड आप देखिए किस तरीके के जो स्कैम है वो लोगों में एक ट्रस्ट का जो इश्यू है उसको क्रिएट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे एक सेफ वे के अंदर में ये जो सेक्शन है वो चाहिए, कोई स्कैम है वो नहीं होने चाहिए। इस वजह से भी इस स्कैम को रोकने का ज़रूरत है। सेकंड आप देखिए कि जो विक्टिम्स हैं, ऐसे वल्नरेबल पर्सन इसके विक्टिम बने हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट आते हैं कि सीनियर सिटीजन हैं, काफ़ी बार एजुकेटेड लोग हैं, वो भी इसका पार्ट बनते हैं जो कि हाईली डिजिटल वे के अंदर में अवेयर नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को जो कॉमन सिविलियन का जो हरेसमेंट है उसको रोका जा सके, उसके लिए भी इस स्कैम को स्टॉप करने का ज़रूरत है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर में, ऐसा यूथ है जो आप देखिए कि एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या उनको क्विकली वे के अंदर में पैसा है वो कमाना हो, इसके लिए इस स्कैम सेंटर का वो पार्ट बनते हैं। काफ़ी बार इंटेंशनली बनते हैं, काफ़ी बार आप देखिए कि उनको पता भी नहीं होता वो इसका पार्ट है वो बनते हैं। तो उनको भी रोका जा सके, अगर डिजिटल स्कैम है उसको अगर हम स्टॉप करेंगे तो इस तरीके से यूथ का जो इस विशियस साइकिल के अंदर में जो एंट्री है उसको भी हम यहाँ पे रोक सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से इस स्कैम को रोकने का ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एसओपीज़ को प्रिपेयर किया जाए और जो एक्शंस हैं वो यहाँ पे लिए जाएं। बैंक्स को भी आप देखिए कि डायरेक्शन दिया है, उनको भी यहाँ पे डाटा है, फिगर्स हैं, उनको शेयर है वो करना है। प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन के बारे में है कि एक्सेसिबिलिटी को तो वो इंक्रीज किया है प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन, बट आप देखिए कि उसका जो अफोर्डेबिलिटी है, जो उसका जो यहाँ पे जो प्राइस जो उसके ऊपर में अप्लाई हुआ करते हैं उसके बारे में है, ये यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन जिसका अफोर्डेबिलिटी है वो एक इश्यू है। पहले आप देखिए कि कभी आमिर खान नाम के जो एक्टर हैं उन्होंने एक सीरीज़ चलाया था सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के अंदर में उन्होंने एक एपिसोड है उस तरीके से किया था कि मेडिकल एजुकेशन में जो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में। तो उसमें बताया गया था कि कैसे मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन हुआ करता है तो काफ़ी सारा जो डोनेशन का जो मनी है वो कैश के अंदर ही लिया जाता है, जिससे कि आप देखिए कि वो पेपर के ऊपर में कवर है वो ना हो सके। तो ये यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि जो रेबारी कम्युनिटी है जो गुजरात में पाई जाती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में, कच्छ के एरिया के अंदर में, आप देखिए कि वो जो कम्युनिटी एक अपना अपना जो पार्ट है उससे अलग पार्ट के लिए चले जाते हैं, स्पेशली समर के समय में या जो जो न्यू ईयर का जो समय है, होली का जो समय है उसके बाद में, और मानसून के बाद में ये जो कम्युनिटी है वो वापस से लौटते हैं। तो हरियाणा के अंदर में भिवानी का एरिया बताया गया है, वहाँ पे उनका प्रेजेंस है। ये बेसिकली गुजरात के अंदर में पाए जाते हैं, तो राजस्थान के बाद में ये हरियाणा को भी क्रॉस करते हैं और काफ़ी बार ये पंजाब तक भी आप देखिए कि ट्रैवल हैं वो किया करते हैं। तो ये शो करता है कि ये कम्युनिटी अपना जो उनका एनिमल वेल्थ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे आप देखिए कि एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए माइग्रेट हैं वो करते हैं। यूपीएससी ने एक बार जो क्वेश्चन है वो बंजारा कम्युनिटी के लिए भी पूछा था कि जो बंजारा कम्युनिटी है वो बेसिकली कौन हुआ करते हैं, क्या वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है? तो बंजारा आप देखिए कि बेसिकली एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो ट्रेड को कैरी आउट करते हैं, कि वो अपना एनिमल को तो यूज करेंगे बट उनका बेसिक पर्पज़ ये होता है एक विलेज से दूसरे विलेज में उनका जो ट्रैवल होता है कि वो कुछ सामान है वो वहाँ पे बेच सकें, से वो सोल्ट को बेचना हो या कुछ अदर प्रोडक्ट को बेचना हो। तो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी वो होती है जो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात का जो एरिया है, इवन अदर एरियाज़ में भी वो मिला करते हैं, बट ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे रूरल में वो ट्रेड का जो काम है उसको कैरी आउट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो पहले उन्होंने असम के बारे में दिया था। असम जो एक आप देखिए कि रामसर वेटलैंड साइट है, कि सभी जो 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 साइट्स हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनके ऊपर में अब अप्लाई करेगा। जैसे आप देखिए कि हमारा जो नेशनल पार्क है या जो अदर प्रोटेक्टेड एरिया हैं, वहाँ पे एक बफर का एरिया है वो एग्जिस्ट करता है, बट ये वेटलैंड्स में नहीं होता था। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर का एक बफर एरिया बताया गया है कि 10 किलोमीटर का एक बफर एरिया रहेगा, जिसमें माइनिंग का जो एक्टिविटी है उनको अलाउ है वो नहीं
किया जाएगा, माइनिंग का एक्टिविटी नहीं अलाउ है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपोज किया है इनकम बेस जो क्रीमी लेयर है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का कोटा के अंदर में एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आप देखिए कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके अंदर में ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता है कि एक सर्टेन यहाँ पे इनकम है, इनकम के अलावा आप देखिए कि जॉब के अंदर में, जॉब में इनकम कंसिडर नहीं किया जाता, वहाँ पे पोस्ट को कंसिडर किया जाता है। तो एक पोस्ट को अगर वहाँ पे पेरेंट्स रहे हैं तो उसके बाद में वहाँ पे ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंक्लूड है वो कर दिया जाएगा। बट वो कंडीशंस आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हैं, काफ़ी बार इसका मिसयूज भी आपको मिलता है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये ओबीसी के बारे में था, SC ST के रिगार्डिंग में अपोज हुआ है जो एग्जाम के पर्पज से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आप देखिए कि अभी तो SC ST कोटा के अंदर में ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता है। पेमेंट डिले के बारे में है, डिफेंस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उन्होंने कुछ एग्जामिन किया है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, पार्लियामेंट्री ये कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है और आप देखिए कि ये 21 मेंबर्स इसमें हुआ करते हैं, 15 और 7 है, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 जो है वो 22 मेंबर्स हैं, जो 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। 1 ईयर का इनका मेंबरशिप होता है। एक इसमें डिसीजन ये लिया गया था कि जो अपोजिशन का जो पर्सन है, MP है, मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं होते हैं, अपोजिशन का जो MP है वो उसको हेड है वो करेगा। तो ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस है पॉलिटिकल पार्टीज के बिटवीन में कि अपोजिशन का जो पर्सन है वो इसको हेड है वो करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी को। तो जब भी वो एग्जामिन करते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर में वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस वो किया करते हैं। तो वन काइंड ऑफ आप देखिए कि अकाउंटेबिलिटी है, स्क्रूटनी है, उसको बूस्ट करने के लिए कमेटी का इम्पोर्टेंस है। हमारे यहाँ पे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने एक जो कहा है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप जो ये लो कॉलेज हैं उनको आप इंस्पेक्ट कीजिए, उनको एग्जामिन कीजिए, वीकेंड क्लासेज हैं उनको बार कीजिए, तो इसके बारे में जो बेटर जो लीगल एजुकेशन है उसको किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्शन है वो दिया गया। यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या एजुकेशन जो लीगल एजुकेशन है उसको भी रेगुलेट करता है? यस स्टूडेंट्स, रेगुलेट करता है, इस तरीके से डायरेक्शन इश्यू है वो किया करता है। स्टारवेशन का एक केस था कि जो गर्ल चाइल्ड के द्वारा कंटिन्यूस अपनी मदर से फूड की रिगार्डिंग में डिमांड किया गया, तो उन्होंने आप देखिए कि उनका जो उनको मार दिया गया उनके द्वारा। तो स्टारवेशन जो है वो एक कम्प्लीटली एक कलेक्टिव फेलियर है, सोसाइटी का भी फेलियर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का भी एक फेलियर है। ये हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक केस में ऑब्जर्व किया है। ऐसे स्टेट्स जो आप देखिए कि उनका जो डेवलपमेंट के जो क्राइटेरिया हैं उस तरीके से नहीं है, वो बिहाइंड के अंदर में है, तो उनको हैंड होल्डिंग अप्रोच का ज़रूरत है, उनको सपोर्ट का ज़रूरत है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया। फिर आप देखिए कि नेशनल एक सर्कुलर है, वो यहाँ पे जो गोबर्धन स्कीम है उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो जो आप देखिए कि जो गोबर्धन स्कीम है वो उसका बेसिक पर्पज़ क्या है? बेसिक पर्पज़ यही है कि हमारे यहाँ पे जो बायो एनर्जी का ये जो सर्कुलर स्कीम है इसको एग्जिस्टेंस में लाया जा सके, सर्कुलर इकोनॉमी है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट है, उसको ये प्रमोट करे। तो कुछ पैसे उसको अप्रूवल किए गए, उसके बारे में कहा गया। यूएस के वहाँ का एक रिपोर्ट आया था कि यूएस के पास में जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो वेपन्स होने चाहिए, उनका उस तरीके से स्टोरेज नहीं है। अब उसको वहाँ के प्रेसिडेंट ने डिनाई किया है, रिजेक्ट किया है उस रिपोर्ट को, उस यहाँ पे एलिगेशंस को। नेक्स्ट आप देखिए कि सऊदी और जो होतीज़ हैं यमन के, वहाँ पे होतीज़ का कंट्रोल है। तो होतीज़ के द्वारा अब जो कुछ एरिया में आप देखिए कि जो सऊदी बैक फोर्सेज भी प्रेजेंस करती हैं यमन के अंदर में, वहाँ पे उनको टारगेट है वो किया गया है। रिसेंटली कन्फ्लिक्ट आए हैं होतीज़ एंड सऊदी के। सऊदी का जो पोर्ट है, जो रेड सी के अंदर में पोर्ट है, येनबू नाम का पोर्ट, उसको भी टारगेट किया गया था होतीज़ के द्वारा। लेबनान के अंदर में एक आप देखिए कि एक जर्नलिस्ट थे, और जब वहाँ पे सीज फायर हुआ उसके बाद में भी इजराइल ने टारगेट किया और उसमें उन जर्नलिस्ट का डेथ हुआ था। तो अब उसको बेसिकली जो ह्यूमन राइट के जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इसको एज ए वॉर क्राइम के रूप से कंसिडर किया है कि जब हजीबुल्लाह और इजराइल के बिटवीन में एक सीज फायर हो चुका था अप्रैल में, और उसी दौरान में आप देखिए कि उन जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया जिसमें उनका डेथ है वो हुआ है।
क्यूबा को जो क्यूबा के ऊपर में और भी सैंक्शन लगा दिए गए हैं यूएस के द्वारा। क्यूबा जो कि यूएस के पास में ही सिचुएटेड है। अब इस क्यूबा के ऊपर में जो सैंक्शन लगाए हैं उनको यूएन कंसीडर करता है कि उस कंट्री को आप यहाँ पे, आप देखिए कि उस कंट्री को आप यहाँ पे इम्पैक्ट करते हो, इस तरीके से आपके जो डिसीजंस हैं यहाँ पे। फिर आप देखिए कि ईरान के द्वारा और जो ओमान नाम का जो कंट्री है, ईरान और ओमान है, उन्होंने जो डिस्कशन किया है, कुछ टोल के बारे में जो डिसाइड किया है। अभी ये जो डील है वो एग्जिस्टेंस में आना इसका डिफ़िकल्ट इस वजह से है क्योंकि आप देखिए कि ईरान को जो पावर दिया गया है कि गल्फ़ के अंदर में जो शिप का जो एंट्री है, जो उसका एग्जिट है, उसके रिगार्डिंग में अथॉरिटी दिया गया। कुछ पोल टैक्स है उसको यहाँ पे लगाने के लिए कहा गया। बट ईरान के इस एरिया को जो जो ब्लॉकेज किया गया है यूएस की फोर्सेज के द्वारा, तो ये डील का एग्जिस्टेंस में आना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। यूएस की फोर्सेज ने ये भी कहा है कि अगर किसी किसी जो यहाँ पे शिप का जो कंपनी है वो टोल को वहाँ पे करता है तो उसके अगेंस्ट में भी यूएस है वो एक्शन को कैरी आउट करेगा। यूक्रेन ने आप देखिए कि जो स्ट्राइक किया है रसिया के ऑयल रिफाइनरीज को, तो उसके बारे में कहा गया। यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हेल्थ ग्राउंड के ऊपर रिजाइन किया था। अब 20 अगस्त का जो डे है वो डिसाइड हुआ है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में। तो ये बांग्लादेश के बारे में हुआ। पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो आप देखिए कि शेख हसीना का जो टेन्योर था उस समय वो इलेक्ट हुए थे और उन्हीं के दौरान में फिर वो अपराइजिंग होता है, शेख हसीना अपने कंट्री को लीव करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और बाद में अब उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर में। नए इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे, उनके इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया। पाकिस्तान का अथॉरिटीज़ ने कहा है कि उनके जो 3 सिटी हैं, 3 सिटी कौन से, इस्लामाबाद है जो उनका कैपिटल सिटी है, फिर आप देखिए कि लाहौर है और कराची है। वैसे पाकिस्तान के बारे में आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए, ये जो 3 सिटीज़ हैं वो कभी ना कभी पाकिस्तान का कैपिटल है वो रह चुके हैं। इस्लामाबाद को तो बाद में बनाया गया था। वन ऑफ द प्लान आपको ये जो मॉडर्न शहर है वो मिलता है जो कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। तो कभी ना कभी ये सिटी उसके कैपिटल हैं वो रह चुके हैं। इन शहरों के अलावा अगर कोई जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता है इंटरनेशनल मीडिया से रिलेटेड तो उसको एनओसी का रिक्वायरमेंट रहेगा कि उनके ऐसे एरिया जहाँ पे अनरेस्ट है उसका अगर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से न्यूज़ लाया जाता है तो उसको रोका जा सके। ये पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे कहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर हम पाकिस्तान की रैंकिंग को देखें तो 153 उसका रैंकिंग आया करता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का जो इंडेक्स है वो हुआ करता है कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हैं वो उसको निकाला करते हैं। चाइना और जापान में डिफरेंस एग्जिस्टेंस में आए हैं। आप देखिए कि जो जापान के द्वारा जो यहाँ पे चैलेंज बताया गया था चाइना को, तो चाइना ने अपना जो डिप्लोमेटिक जो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है वो किया है कि क्यों इस तरीके से जो स्ट्रेटजिक चैलेंज के रूप से देखा गया। और एक आप देखिए कि जो ईस्टर्न चाइना सी है वहाँ पे भी चाइना और जापान के बिटवीन में कुछ आइलैंड्स के रिगार्डिंग में भी डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सिकोको आइलैंड है जो कि एग्जिस्ट करता है चाइना और जापान में, जिसमें उसके क्लेम के रिगार्डिंग में डिफरेंसेस हैं। ब्लू जोन क्या हुआ करता है? ब्लू जोन बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा समय के लिए जो लोग हैं वो जिया करते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा समय का हुआ करता है। जैसे कि आप देखिए कि जापान के वहाँ पे है, इटली के अंदर में भी जो सेरेडिया का एरिया है, कोस्टा रिका के अंदर में भी एक एरिया है, जापान के वहाँ पे है, इटली के वहाँ पे है, कोस्टा रिका के वहाँ पे है। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोगों का जो 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 यहाँ पे आप देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा ज़्यादा दिनों का हुआ करता है। तो क्या ऐसे रीजन है ये जापान के अंदर में ज़्यादा समय के लिए लोग क्यों जीते हैं, उनका लाइफ ज़्यादा क्यों हुआ करता है? क्योंकि उनके द्वारा खुद का ही फूड ग्रो किया जाता है। उनके द्वारा अपना जो टाइम है उसको एज ए लीजर के रूप से कंसीडर किया जाता है कि अपना जो टाइम स्पेंड करने को वो यहाँ पे क्वालिटी वे के अंदर में कंसीडर करते हैं। और एक सस्टेनेबल लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इकिगाई जो बुक आपने रीड की होगी, उसी कॉन्सेप्ट को ये बताता है। तो आप देखिए कि ये कुछ बेसिक रीजन्स हैं जिसकी वजह से वो ब्लू जोन के अंदर में इस तरीके से जो उनका खुद का फूड है उसको ग्रो करना, खुद का ही आप देखिए कि फूड के कुछ प्रोडक्ट्स भी बताए हैं कि प्रोटीन रिच जो फूड है उसको कंज्यूम करना। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो कि उनका ब्लू जोन है उसके एग्जिस्टेंस के अंदर में रोल को प्ले करते हैं। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।